अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी दरखास्तों की समाअत थी। जस्टिस काजी फायज ईसा आज भी जाती हैसियत में अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके अलावा आज जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया लेडी सरीना ईसा की जानिब से भी अपने दलाइल का आगाज कर दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि वो अपने जो बाकी दलाइल हैं वो अपनी एहलिया के दलाइल के बाद उनको मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद अदालत ने उनकी एहलिया को दलाइल देने का मौका दिया। जिसके बाद लेडी सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि एफबीआर में किस तरीके से उनके साथ जो है वो तासुब का मुजाहरा किया गया। साबिक जो चेयरमैन एफबीआर जाजेब खान थे, उनका हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ इस वजह से हटाया गया क्योंकि उन्होंने जो शहजाद अकबर हैं, जो एआरयू के जो सरबराह थे, उनकी ख्वाहिश मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनको हटा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने जो सबका जो फाइनेंशियल हिस्ट्री थी उस हवाले से भी उन्होंने अदालत में ये शिकवा किया कि तमाम तर रिकॉर्ड एफबीआर को जमा कराने के बावजूद एफबीआर ने जानबूझकर उस रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवाई, उसमें उनको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो उसमें किया गया। इस पर लेडी सरीना ईसा के जो दलाइल हैं वो आज मुकम्मल नहीं हो सके, वक्त की कमी थी, जिसके बाद अदालत बर्खास्त कर दी गई। आज जो समाअत हुई, उस समाअत के ऊपर आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफी राशिद हबीब साहब, ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं और गुज़श्ता तकरीबन 20-22 साल से ये सुप्रीम कोर्ट की बीट 28 साल से ये सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर कर रहे हैं। इस केस को भी बहुत करीबी से कवर कर रहे हैं, तो इनसे माहिराना तजिया भी जानते हैं कि आज जो केस की समाअत हुई है। राशिद साहब, पहले तो ये बताइए कि आज समाअत के दौरान काजी फायज ईसा साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो रवैया था अदालत में, वो आप कैसा उसको देखते हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया सही साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, मेरे लिए कौन है। दूसरी बात ये कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो इसी अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सही। आप उनके रवैये की बात कर रहे हैं तो वो जब बतौर जज भी बेंच पे बैठे होते हैं तो हमने देखा कि वो बहुत सारे केसेस में बहुत जज्बाती किस्म के रिमार्क्स देते हैं, तो ऐसे रिमार्क्स जो अमूमन जजेस अवॉइड करते हैं, बल्कि जजेस क्या जनरल पब्लिक भी। लेकिन कुछ अर्से से हमने देखा है कि वो खास तौर पे मखसूस केसेस में एक मखसूस अदारे के हवाले से बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और गुस्से में रहते हैं, और लगता ही नहीं है कि कोई जज बोल रहा। और उनके इन्हीं रिमार्क्स की वजह से बाकी साथी जजेस भी जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और वो खामोशी इख्तियार करते हैं। बेहतरीन मिसाल फैजाबाद धरना केस है, जिसमें उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं और फिर वही रिमार्क्स तकरीबन अपने फैसले में भी लिखे। अच्छा, नॉर्मल फैसला होता तो शायद कोई अमल दरामद भी हो जाता, लेकिन उस पर अमल दरामद के बजाय उस पर रिव्यू आ गया और उसी को बेस बनाते हुए, मतलब परसेप्शन यही है, हुकूमत इसको ड्राई करती है, ये रेफरेंस आया और रेफरेंस खैर टेक्निकली क्रैश हो गया, खत्म हो गया कि ये मैलिस इन लॉ करार देकर बदनीयती पे मबनी करार दे। लेकिन रिव्यू में काजी फायज ईसा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ बदनीयती कानूनी नहीं थी, बदनीयती वाकयात और हकाइक की भी थी। और जब वो हकाइक बयान करना शुरू करते हैं तो वो चूंकि उनकी जात से मुतालिक बातें हो रही होती हैं तो वो उस पर जज्बाती भी हो जाते हैं और वो उस पर अपने पॉइंट पर रहने के बजाय इल्ज़ाम तराशी कह सकते हैं उसको, ज़ाहिर है कि वो में हुकूमत वज़रा और उन लोगों के बारे की तरफ चले जाते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो इल्ज़ाम का जवाब नहीं दे सकते। जिस पर अदालतों ने जब रोकती है तो वो फिर और ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। तो उसके बजाय अगर वो रिव्यू में भी अपने वकील जो हैं मुनीर मलिक, उन्हीं को सामने रखते तो ज़्यादा बेहतर केस चलता। सही। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जैसे इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि ये आज वजीर आजम होने के बावजूद इनका जो माइंड सेट है वो अभी भी कंटेनर वाला है, जैसे ये आज भी कंटेनर पर मौजूद है और उसी तरीके से अपोजिशन को ललकारते हैं और उसी तरीके से मुखातिब करते हैं? क्या काजी साहब बतौर साहिल जब अदालत के सामने पेश होते हैं तो उनके जहन में ये बात होती है कि मैं अब भी अपनी अदालत में बैठा हूँ और वो उसी माइंड सेट को लेके आगे चलते हैं और जजेस को जी बिल्कुल जवाब देते हैं? बहुत फर्क है। एक आम साहिल की तो खैर आम आदमी की तो बात ही नहीं निकलती,
और वकला जो है वो उनकी भी जरा सी टोन बुलंद होती है तो जजेस फौरन उनको टोक देते हैं टोक देते हैं, बिल्कुल ऐसा। कि आप आवाज ऊंची ना करें, दलाइल से बात करें। ऐसा। लेकिन यहाँ काजी साहब तो मैं आज हैरान हुआ हूँ कि उनका वॉल्यूम भी बहुत लाउड होता है, वो गुस्से में भी होते हैं, वो इररेलेवेंट बातें भी कर रहे हैं और वो जजेस को भी नहीं बोलने देते। हालांकि जो जो बेसिक तालिब इल्म है कानून का, उसको भी ये बात पता है कि जब जज बोल रहा हो तो वकील या सामने जो भी खड़ा है उसको खामोश होना है, जज को बात पूरी करने देंगे, जज की पूरी बात सुन ले। लेकिन काजी साहब तो जज साहब को बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, इन्होंने उसकी वजह शायद यह है कि वो खुद विक्टिम है और यही खराबी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करता क्योंकि वो गलत फैसला कर सकता है अपने बारे में, इसी तरह एक वकील भी खुद अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ता। चाहे कि जज अपना मुकदमा खुद लड़े, ये बहुत मुश्किल काम है। सही। अच्छा, हमने गुज़श्ते समात पर भी देखा जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक जज रिटायर्ड जो हो चुके हैं अब शेख अजमत सईद, उनके बारे में फिर उनके बारे में इन्होंने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की। उनको कहा कि उन्होंने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसने उनके खिलाफ जो है वो जो तासुब पर मबनी कार्रवाई हुई। फिर हम ये भी देखते हैं कि काजी साहब का मौजूदा चीफ जस्टिस जो है जस्टिस गुलजार अहमद, उनके साथ भी उनका एक डिस्प्यूट चल रहा है वजीर आजम और तरक्याती फंड्स केस में, हमने देखा। फिर जस्टिस उमरता बंदयाल हैं जो इस मौजूदा फुल कोर्ट के सरबराह भी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये काजी साहब कोई चीज छोड़ नहीं रहे, कोई खाना वो खाली नहीं छोड़ रहे कि जहां से वो किसी के साथ बना के रखें या चीफ जस्टिस उनके साथ बर्ताव अच्छा करें। सबके साथ तलख कलामी हो रही है, उलझ रहे हैं। चीफ जस्टिस तो खुद काजी साहब नहीं है फ्यूचर के, वो इस चीज की भी परवाह नहीं कर रहे। हम खुद हैरान है कि ये हो सकता था कि काजी साहब का तो रेफरेंस कॉश हो ही गया था, वो अपनी एहलिया की हद तक उस पर बात करते हैं कि ये उनकी फरीक नहीं है, इनके खिलाफ जो फैसला दिया गया वो वापिस नहीं, और खामोशी से इंतजार करते हैं अपने चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा, उनका जो रवैया है वो असल में नाला है अपने साथी जजेस से। सही। और साथी जजेस के साथ मसला ये है कि जब काजी साहब अपने जात के हवाले से सफाई पेश करने लगते हैं तो फिर वो जो जिससे मुतालिक बात होती है, जिसकी बात कर रहे होते हैं, वो उसके खिलाफ काफी सख्त लहजा और जुबान इस्तेमाल कर जाते हैं, सही। जो कि लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ अपना कानून के मुताबिक पॉइंट क्या कहते हैं फ्रेम करें और उस पे दलील दें और कानून तो वैसे भी बड़े और कानून बताएं कि ये इस कानून के तहत ये बात फला की गलत है। सही। लेकिन अगर आप जैसे लड़ने वाला स्टाइल अपना लेंगे तो फिर कोई भी जज वो आपको रोकेगा भी, और जब वो रोकता है तो उस पर वो काजी साहब अनॉय होते हैं, एक उस जिद्दी बच्चे की तरह जिसकी बात न सुनी जाए तो वो एजिटेशन शुरू कर देता है। बिल्कुल आजकल वो रवैया है, वो आज इतना जज्बाती हुए कि मैंने देखा नहीं, आप खुद बता रहे थे, शायद आंखों में आंसू भी आ गए थे। गुज़श्ता समात पर भी उनके साथ शायद उनको ऐसा लगता ही है कि जो भी हो जाए उनको चीफ जस्टिस के ओहदे तक शायद नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सही। और वो चाहते ही हैं कि फिर जो वो कहना चाहते हैं, जो उनके साथ हो रहा है, जो उनके दिल में जो बातें हैं, वो सारा कम से कम वो अवाम तक पहुंच तो जाए। सही। अच्छा, हमने देखा जैसे अभी आपने भी कहा कि वो अपने दलाइल देते हुए जज्बाती हो जाते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया लेडी सरीना ईसा, उन्होंने जब मरकजी केस में अदालत में पेश हो के अपने वीडियो लिंक के जरिए, बल्कि उन्होंने जो उस वक्त अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया था, उसमें वो भी जज्बाती हो गई थी। काजी साहब और उनकी एहलिया दोनों जाती हैसियत में अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं, इन्होंने वकील नहीं किए। अगरचा आज काजी साहब ने अदालत से ये इस्तदा भी की कि वो अपनी एहलिया के लिए वकील करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनको इजाजत नहीं दी कि अब वक्त गुजर चुका है, आपको पहले सोचना चाहिए था। क्या काजी साहब कोई जज्बाती अंसर जो है जो जजेस का या उनके ब्रदर जजेस के दरमियान है, क्या वो उसको कहीं यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? जज्बात का एक एलिमेंट जो है वो हम देखते हैं कि हर समाज में वो जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती तो वो हो जाते हैं, अब ये नहीं कह सकते कि वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जात के बारे में भी कोई बात होगी तो मैं लाउड भी दूंगा मैं, लेकिन अपनी जज होने की हैसियत का वो बहरहाल फायदा जो उनको हो रहा है वो हासिल कर रहे हैं। वो एक आम साहिल को नहीं होता, वो आम साहिल को नहीं होता कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी आम साहिल की एहलिया और उसकी बेटी वहां बैठे जहां वकला बैठते हैं, सीनियर वकला बैठते हैं, वो वहां बैठती हैं, वो आके उनकी एक दूसरे की असिस्टेंस करते हैं। और जो उसमें वकील करने की जो बात है वो इसलिए है कि बार बार वो उसका सरीना ईसा गलतियां कर रही थी आर्गूमेंट्स में, कभी पेज गलत बता रही है, कभी फाइल गलत बता रही है, कभी आर्गूमेंट सही फ्रेम नहीं कर पा रही, तो उनको जजेस करेक्ट करते रहे।
और मैं वो उलझ इसलिए नहीं है, मुझे जो मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज्यादा सीनियर हैं, ज्यादा बेहतर समझते होंगे, कि उनका पॉइंट एक होना चाहिए। वैसे उनकी वकालत से, जजेस और उनकी वकालत से ज्यादा आपकी सहाफत का तजर्बा? सहाफत का तजुर्बा मुझे क्या आप 28 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हाँ, हैं। मैं ये उसी तजुर्बे के हवाले से ये कह रहा हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, कि माशाल्लाह। उनका पॉइंट एक है कि, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, खुद बेंच ने भी पॉइंट आउट किया कई दफा, जजेस भी ये बात कह रहे हैं कि आपका नुक्ता एक है कि आप इस केस में फरीक नहीं थी और आपके खिलाफ फैसला दे दिया गया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, आप इसमें आए, इस पर बात करें, हमें फैसला दिखाएं कि ये आपने कर दिया है, और हमें दिखाएं कि हमें कोई नोटिस नहीं है, तो आपका काम खत्म है। बजाय इसके कि आप अपनी मनी ट्रेल दें, अलीमा खान की मशीन की बात करें, उसके इल्जाम को उससे रिलेट करें, इससे केस उलझता जा रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, एक जज बेंच में से रिटायर हो रहे हैं और तो फैसले में फिर मुश्किल होगी। क्या आज भी देखें बंदयाल साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा को भी जो है वो उनकी दुरुस्तगी की, उनको टोका कि आप अपने दलाइल को, एक जो केस है वो ज़राए आमदन का है, मतलब आपने जो रकम बाहर भेजी, ठीक है, उसकी गैर कानूनियत का उन्होंने कहा कि ये केस नहीं है। तो ये बार बार एक तरफ काजी साहब खुद कहते हैं कि वक्त की कमी है, केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, फिर वो आगे जजेस को ये डिक्टेट भी करते हैं कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछने हैं तो आप केस को 9:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो ये काजी साहब ये चाह रहे हैं कि वो जो उनका स्टाइल है उसमें वो बस जो बोल रहे हैं वो बोलते चले जाएं, फ्रीली बोलते चले जाएं, उन्हें रोका ना जाए और आखिर में फैसला दे। उनको तो ये फिक्र तो नहीं है ना कि वो तो क्वाश हो चुके हैं, उनका रेफरेंस तो ठीक। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो बेंच को ये बताएं कि उन्हें जो ARU का सरबराह था जिसने ये गलत कार्रवाई की है और जिन्होंने उनके खिलाफ बयानबाजियां की हैं, उनको भी सजा सुनानी चाहिए या उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। वो ये बेंच को उस तरफ लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये रिव्यू में हो नहीं सकता। नहीं, तो जब मरकजी केस चल रहा था उस वक्त भी उनकी अहलिया ने अपना जब मौकफ वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो फॉरेन अकाउंट था वो सीक्रेट था, मतलब आप उसकी कि कोई गैर मुतलका बंदा जो है उसकी इंफॉर्मेशन वो नहीं ले सकता। तो जब वो सारी इंफॉर्मेशन ARU के सरबराह के पास गई या वजीर कानून को उसकी डिटेल पता चली, तो ये तो सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया उसमें उनकी जानिब से कोई ऐसा हुक्म जो है वो नहीं सुनाया गया। यही तो था। हम तो ये कर रहे थे कि जो ARU का क़याम है और जो उसने गैर कानूनी तौर पर तहकीकात की है, उस हवाले से भी अदालत कोई अपना वर्जन देगी, लेकिन फैसला जो है वो इस पहलू से बिल्कुल खामोश है, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा दरख्वास्त भी देनी पड़ी है काजी फायज ईसा को भी और सरीना ईसा को भी, बल्कि उन्होंने एक एंकर और एक वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काजी फायज ईसा का कहना था कि इसको लाइव कवर किया जाए ताकि मैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी जवाब दूं, लेकिन ज़ाहिर है अब जजेस ये नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट को डिबेटिंग कला बनाते हैं, इसलिए उनको इजाजत नहीं दी गई। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर साफी हैं समी इब्राहिम और वफाकी वजीर फवाद चौधरी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर थी। उन पर अगरचा समाअत नहीं हो सकी, वक्त की कमी भी थी और अभी मेरे ख्याल में शायद जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुमकिन है कि इसके ऊपर अदालत कार्रवाई करे। ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने ही क्यों मुकर्रर की गई है? इसके लिए तो अदालत 3 रुकनी या 2 रुकनी बेंच भी बना सकती थी। हाँ, ये चूंकि दरख्वास्त इस केस से रिलेटेड है तो चीफ जस्टिस ने बेहतर समझा होगा, क्योंकि ये सारे जजेस उस पूरे केस से भी वाकिफ हैं, आर्गूमेंट सुन रहे हैं, इनको मामला समझने में आसानी होगी, लगा देंगे तो इस बेंच में लगा दी। ये कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है और हो सकता है ये बेंच खुद वही बात करे जो आप कर रहे हैं और उसको वापस चीफ जस्टिस को भेज देगा, इसको किसी और बेंच में। ठीक नाजरीन, आज केस का जो अहवाल था उस हवाले से जो तजिया था वो आपने सीनियर साफी जनाब राशिद हबीब साहब की जबानी सुना है। कल इस केस की दोबारा समाअत है। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया जाती हैसियत में अपने दलाइल कल भी जारी रखेंगे। इस केस के एक रुकन जज हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा की बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले इस केस का जो है वो मुकम्मल किया जाए, इसकी समाअत मुकम्मल हो, क्योंकि उसके बाद जब एक जज चले जाएंगे तो चूंकि 10 रुकनी फुल कोर्ट ने अपना जो है वो फैसला दिया था, फिर 9 जजेस रह जाएंगे और बाकी जजेस कुछ वो हैं जो किसी ना किसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
का हिस्सा हैं या जिनके ऊपर काजी साहब की जानिब से इतराज किया गया है तो वो इस बेंच का वैसे भी हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इस हवाले से केस की समाअत जो है वो अब अदालत रोजाना की बुनियाद पे कर रही है। कल इंशाल्लाह जो भी इस केस का अहवाल होगा उसकी तमाम तर रिपोर्टिंग, तमाम तफसीलात और बेहतरीन तजिया आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाजत तो दें। इस तरह इस बेंच के पास दिन सिर्फ 10 हैं, उसी में केस मुकम्मल भी करना है और फैसला भी लिखना है। 10 दिन जैसा कि राशिद साहब ने सुनाया, आज 19 अप्रैल है, 30 को आखिरी दिन है और 30 वर्किंग डे नहीं होगा, वर्किंग डे भी शायद ना हो क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस भी होना है उस दिन। तो तकरीबन 9 दिन 10 दिन है, उसमें फिर छुट्टियां भी आ जाएंगी, 2 दिन छुट्टी के भी आ जाएंगे हफ्ता एतवार के। तो देखना है कि ये केस अगले एक हफ्ते 10 दिन में मुकम्मल होता है या नहीं, और इसकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।